बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, आज का सबक है ज़िंदगी का तसलसल, यानी ज़िंदगी किस तरह से मुसलसल रवां दवां रहती है, एक नस्ल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इस तरह बहुत सी नस्लों तक ज़िंदगी कायम व दायम रहती है। और पौधों में भी और जानवरों में भी इसी तरह होता है। अजीज बच्चों, ज़िंदगी कायम रहने के साथ साथ वालिदैन से बच्चों में खसूसियात भी मुंतकिल होती हैं। जिस तरह विरासत में जायदाद और दूसरी चीज़ें मुंतकिल होती हैं और तकसीम होती हैं, इसी तरह खसूसियात भी मुंतकिल होती हैं। आप जानते हैं कि कई बच्चों की शक्लें, दांत, होंठ, बालों का रंग, डिज़ाइन अपने वालिदैन से, अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से मिलते जुलते होते हैं। तो ये बच्चों विरासती खसूसियात हैं जो विरासत में मिलती हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं विरासती खसूसियात कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर रंग, कद, बाल, आँख, नाक, कान और जिस्म की मजमूई साख्त वगैरह में मुशाबहत, यानी ये सारी चीज़ें वालिदैन से या दादा दादी से, नाना नानी से मिलती जुलती होती हैं और इसे कहते हैं मुशाबहत। बच्चों, पीछे हमने पढ़ा मुशाबहत यानी वालिदैन से बच्चों में मिलती जुलती खसूसियात का मुंतकिल होना मुशाबहत कहलाता है। और यह है इख्तिलाफात, तगय्युरात, वेरिएशंस। इख्तिलाफात ऐसा भी होता है कि बच्चों की खसूसियात वालिदैन से नहीं भी मिलती जुलती होती, तो इन्हें इख्तिलाफात कहते हैं। तो बच्चों की बहुत सी खसूसियात वालिदैन से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन बाज़ खसूसियात वालिदैन से मुख्तलिफ भी होती हैं। इसी तरह बहन भाई आपस में मुशाबहत भी रखते हैं, जैसे पिछली तस्वीर में आपने देखा, और इख्तिलाफ भी, उनकी आदतें और शक्लें मिलती जुलती भी होती हैं और मुख्तलिफ भी होती हैं। किसी एक नौ के अफराद का, नौ का मतलब होता है किस्म, मसलन इंसान एक नौ से ताल्लुक़ रखते हैं, जानवर दूसरी नौ से ताल्लुक़ रखते हैं, परिंदे तीसरी नौ से ताल्लुक़ रखते हैं, और पौधे एक और नौ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नौ का मतलब होता है किस्म। किसी एक नौ के अफराद का खसूसियात में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखना इख्तिलाफात या तगय्युरात कहलाता है, यानी आदतों का, शक्ल सूरत का ना मिलना जुलना। ये तगय्युरात कायनात और इंसानियत का हुस्न है और इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। आपने देखा कि बागीचे में मुख्तलिफ रंगों के फूल और ज़्यादा खूबसूरती पैदा करते हैं, और यही कायनात का हुस्न है। किसी हद तक खसूसियात और आदतें मिलती जुलती भी होती हैं और मुख्तलिफ भी होती हैं। इसी का नाम कायनात की खूबसूरती है। खसूसियात का तवारस। तवारस लफ्ज़ विरासत से निकला है, यानी विरासती अंदाज से खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। आपको पता है कि शीशम के पौधे का बीज ज़मीन में बोया जाए तो फिर शीशम ही पैदा होता है। उसी तरह के पत्ते और उसी तरह की फलियां और उसी तरह के बीज लगते हैं। इसी तरह जानवरों के बच्चे जानवरों जैसे होते हैं, इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे होते हैं। तो ये खसूसियात विरासत में मुंतकिल होती हैं विरासती अंदाज से। मैं पढ़ता हूँ, खलिये के मरकज़े न्यूक्लियस में धागा नुमा साख्तें मौजूद होती हैं। खलिया जैसे मकान है और उसकी बुनियादी इकाई ईंट है, ईंटों से मिल के मकान बना होता है, इसी तरह तमाम जानदार खलियों से मिल के बने हैं। खलिया जानदारों की बुनियादी इकाई है और खलिये के अंदर मरकज़ा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो खलिये के मरकज़े में धागा नुमा साख्तें मौजूद होती हैं जिन्हें लोनिये या रंगरेशे कहते हैं। क्रोमोसोम, लोन का मतलब रंग होता है और रंग रेशे, ऐसे रेशे जो रंगदार हों, रंगदार रेशे। तो बच्चों, ये रेशे दरअसल इन खसूसियात की मुंतकिली के ज़िम्मेदार होते हैं। इनके ज़रिए खसूसियात मुंतकिल होती हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। रंग रेशों को विरासती इकाइयाँ कहते हैं जो विरासती खसूसियात की मुंतकिली और इजहार को कंट्रोल करती हैं। इन इकाइयों को जीन्स कहते हैं। बच्चों, ये रंग रेशे दरअसल विरासती इकाइयाँ हैं। मैंने पहले मिसाल दी कि जिस तरह से मकान ईंटों से मिल के बना होता है,
یہ جاندار کی اینٹیں ہیں، ان کے اندر مرکزہ ہوتا ہے، مرکزوں میں رنگ ریشے ہوتے ہیں اور رنگ ریشوں کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ وراثتی خصوصیات ہوتی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور ان اکائیوں کو جینز کہتے ہیں۔ بچوں یہ رنگ ریشے یعنی کروموسومز اور جینز، ان رنگ ریشوں کے اندر جینز جو ہوتے ہیں یہ دو کیمیائی مرکبات سے مل کر بنتے ہیں جنہیں ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ اور دوسری لحمیات پروٹینز کہتے ہیں۔ یعنی رنگ ریشے اور جینز کن چیزوں سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ دو مرکبات، ایک ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ اور دوسرا لحمیات، لحم گوشت کو کہتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ گوشت میں ہوتے ہیں لحمیات۔ ڈی این اے وہ وراثتی مادہ ہے، یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اگلی نسل کے افراد میں کون کون سی خصوصیات ہوں گے۔ پہلے ہم نے خصوصیات کی منتقلی پڑھی نا کہ رنگ ریشوں کے اندر جینز ہوتے ہیں جو وراثتی خصوصیات کی منتقلی کرتے ہیں، تو ان سے تعین ہوتا ہے کہ اگلی نسل کے افراد کی خصوصیات کون سی ہوں گی، رنگ کیسا ہوگا، چہرہ مہرہ کس طرح کا ہوگا، قد کس طرح کا ہوگا اور عادتیں کیسی ہوں گی، یہ سب کچھ جینز کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے ڈی این اے کی شکل ہے، یہ وراثتی مادہ یا کروموسوم رنگ ریشے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ڈی این اے کے مالیکیول میں کچھ خفیہ کوڈ ہوتے ہیں، خفیہ کوڈ سے مراد ہوتی ہے خفیہ رمزیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈی این اے کے مالیکیول میں مخفی ہوتی ہیں، خفیہ ہوتی ہیں، رموز رمزیں جو وراثتی خصوصیات کو اگلی نسل میں منتقل کرتی ہیں، انہیں جینیاتی کوڈ یا جینیاتی رموز کہا جاتا ہے۔ علم وراثت کا اطلاق کا مطلب ہوتا ہے استعمال، یعنی علم وراثت کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے، پودوں میں بھی جانوروں میں بھی اس کا خاصا استعمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودوں کی نئی نئی نسلیں تیار ہوتی ہیں، جیسے کپاس کی اور گندم کی، تقریباً ہر سال نئی ورائٹی نئی قسم آ جاتی ہے جو بہتر پیداوار دیتی ہے، اور جانوروں کی بھی اچھی اچھی نسلیں تیار ہوتی ہیں جو گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے جو ہے وہ انسان استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان نے وراثتی خصوصیات کے حامل جینز اور ڈی این اے کے بارے میں زیادہ علم اور جانکاری حاصل کر کے پودوں اور جانوروں کی زیادہ پیداوار دینے والی اقسام پیدا کر لی ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ہوتا کیا ہے کہ جانوروں کے اور پودوں کے جینز میں تبدیلی پیدا کر کے پھر اگلی نسل تیار کی جاتی ہے جو بہتر ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال کی گئی تکنیکیں انتخابی نسل کشی، یعنی کسی بیج کا انتخاب کر کے اس کے مطابق اس کے جینز میں تبدیلی پیدا کر کے ایک اچھی نسل پیدا کی جاتی ہے، تو اسے انتخابی نسل کشی سلیکٹیو بریڈنگ کہتے ہیں۔ اور جینیاتی انجینئرنگ، جیسے مشینوں کی انجینئرنگ ہے، مشینیں ٹھیک کرنا اور نئی بنانا، اسی طرح جینز میں تبدیلی پیدا کر کے اگلی نسل کے جانور یا پودے پیدا کرنا، یہ جینیاتی انجینئرنگ ٹیکنیک کہلاتی ہے۔ اور دوسری حیاتیاتی تکنیکیں ہیں، ان کی مدد سے زیادہ پیداوار دینے والے جانور اور پودے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جینز اور ڈی این اے کے علم کی مدد سے ہمیں موروثی بیماریوں مثلاً ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا وغیرہ کو سمجھنے اور ان کا علاج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے جینز اور ڈی این اے کے بارے میں زیادہ علم حاصل کر کے جو ان کے ذریعے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں نسل در نسل، ان کی روک تھام کرنے میں اور ان کا علاج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی قیمتی اور مفید مصنوعات مثلاً انسولین، سرطان کش ادویات بھی جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ہی حاصل کی جاتی ہیں۔ انسولین جو زیادہ شکر بڑھ جانے کے خلاف مزاحمت پیش کرتی ہے، اور سرطان جو کینسر کش ادویات ہیں، کینسر کا علاج کرنے میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ بھی جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے ہی حاصل کرنا ان کو ممکن ہوا ہے۔ انتخابی نسل کشی سلیکٹیو بریڈنگ نام سے ظاہر ہے کہ ہم انتخاب کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے جانور یا پودے چن کر الگ کرتے ہیں اور ان کو پھر کاشت کر کے ان کا بیج بو کر پھر اگلی نسلیں
जानवरों की और पौधों की हासिल कर लेते हैं। तो इंतखाबी नस्ल कशी एक ऐसा तरीका है जिसमें नस्ल कशी के लिए पौधों या जानवरों की किसी किस्म के सिर्फ उन अफराद का चुनाव किया जाता है जिनमें हमारी पसंद की खसूसियात पाई जाती है। नस्ल कशी के नतीजे में पैदा होने वाले जानवरों या पौधों में से पसंदीदा खसूसियात वाले पौधे या जानवर चुनकर अलग कर लिए जाते हैं और उनके ज़रिए फिर अगली नस्लें तैयार की जाती हैं। ये अमल नस्ल दर नस्ल जारी रहता है हत्ता के पसंदीदा खसूसियात के हामिल जानवर या पौधे हासिल हो जाते हैं। मुर्गियों में अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां हासिल हों तो फिर अगली नस्ल में ये ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां हासिल हो जाएंगी। ज़्यादा गोश्त वाली चाहते हैं या पौधे चाहते हैं कि ख़ास नस्ल के ख़ास खसूसियात के हामिल हमें मिल जाएं तो उनके बीज चुन कर अलग कर लिए जाते हैं और उनको फिर काश्त करके अगली नस्ल के उसी तरह के पौधे हासिल कर लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लेयर और ब्रायलर मुर्गियां तैयार कर ली हैं जो दूसरी मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा अंडे और गोश्त पैदा करती हैं। इसी तरह इंतखाबी नस्ल कशी के ज़रिए और उनके जीन्स में तब्दीलियां पैदा करके। इसी तरह मवेशी पालने वालों ने गाय की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं। कुछ ऐसी नस्लें तैयार की हैं जो गोश्त ज़्यादा पैदा करती हैं। कुछ नस्लें जो दूध ज़्यादा देती हैं और कुछ ऐसी जो गोश्त की पैदावार ज़्यादा देती हैं। तो ये कई तरीक़े जीनियाती टेक्निक, जीनियाती इंजीनियरिंग और इंतखाबी नस्ल कशी, इन सब को मिला के फिर ये नई नस्लें तैयार होती हैं। बाज़ औक़ात पौधों और जानवरों की दो ऐसी नस्लों की बाहमी नस्ल कशी की जाती है जिससे ऐसे पौधे या जानवर पैदा होते हैं जिनमें दोनों अक़साम की खसूसियात पाई जाती हैं। इस तरह से पैदा होने वाले जानवरों को दोगला हाइब्रिड कहा जाता है और इस अमल को दोगलाहट कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है कि बहुत से बीज ऐसे तैयार हुए हैं जो दो नस्लों को मिला के नया बीज तैयार हुआ है और ऐसे जानवर तैयार हुए हैं जिनमें दो नस्लों की खसूसियात पाई जाती हैं। तो ऐसे जानवर और पौधों को दोगले जानवर कहा जाता है और इस अमल को क्या कहते हैं? दोगलाहट, हाइब्रिडाइजेशन। नीली रावी भैंस, साहिवाल गाय और टेडी बकरी पालतू जानवरों की मिसालें हैं जो पाकिस्तान में दोगली और इंतखाबी नस्ल कशी के ज़रिए पैदा की गई हैं। इस अमल से पैदा की गई पौधों की अक़साम में मैक्सी पाक गंदम, सुपर कर्नल चावल, आम और अमरूद वगैरह शामिल हैं।